कल हमने कॉमन कोल्ड मलेरिया कवर कर लिया था। आज हम सबसे पहले कवर करेंगे अमीबियासिस, जो कि एक प्रोटोजोन से कॉज होता है और इस प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोन है जो कि हमें बीमारी कॉज करता है। ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है और वो हमें एमीबियासिस या फिर एमीबिक डायसेंट्री एक डिसीज़ है, वो कॉज करता है। और इस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन, और पेट दर्द, क्रैम्प्स, और हमें मतलब म्यूकस के साथ स्टूल, ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो अमीबियासिस में हमें देखने को मिलते हैं। अब हाउस फ्लाइज जो हैं यानी कि मक्खियाँ, वो एक मैकेनिकल कैरियर का काम करती हैं इस पैरासाइट को ट्रांसमिट करवाने के लिए। कैसे? ये जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस से या फिर मेनली फीसिस से ही ये फूड में एंटर करती हैं, उसके बाद उसको कंटामिनेट कर देती हैं। इसी वजह से ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेट हो जाता है और ये ही मेन इन्फेक्शन का सोर्स है। मतलब जब हम कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं तभी मेनली हमें अमीबियासिस के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है एक कॉमन राउंड वॉर्म जिसका नाम है एस्केरिस, जो कि हमें एस्केरियासिस डिसीज़ कॉज करता है। एस्केरिस को हम वाउशीरिया भी बोल सकते हैं, जो कि एक कॉमन राउंड वॉर्म है। ये एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है जिसकी वजह से एस्केरियासिस होता है हमें। और एस्केरियासिस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और इंटेस्टिनल पैसेज में ब्लॉकेज। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं लाइक मस्कुलर पेन, फीवर वगैरह, जो कि हमें एस्केरियासिस के टाइम पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये जो है एक हेल्दी पर्सन में एस्केरियासिस हो सकता है कंटामिनेटेड वाटर, फूड, सेम जैसे कि हमने अमीबियासिस में पढ़ा, सेम कंटामिनेटेड फूड वाटर की वजह से एस्केरियासिस होता है मेनली। और इसके सिम्टम्स मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉकेज, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद आता है एक फाइलेरियल वॉर्म जिसका नाम है वाउशीरिया। वाउशीरिया एक ऐसा वॉर्म है जिसकी वजह से एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, किसी भी एक ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है जिसमें ये वॉर्म रहता है ऑब्वियसली उसी ऑर्गन का। सो इसकी वजह से एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस हमें एक डिसीज़ मिलती है जिसको हम हाथी पाँव भी बोल सकते हैं, एलिफेंटियासिस, जिसमें जैसे ये वाउशीरिया जो है ये अगर उस ऑर्गन यानी कि हमारे लेग्स में एंटर कर जाए तो उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी हो सकती है, जैसा कि हमें इस इमेज में दिखा रखा है कि इतना मोटा पैर हो गया है हमारा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस एंड इसकी वजह से हमें जेनाइटल ऑर्गन्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। एंड द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है जो कि जिसकी बाइट की वजह से ये मेनली पैथोजन ट्रांसमिट करता है। काफ़ी सारे फंगाई ऐसे होते हैं जो कि हमें रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। माइक्रोस्पोरम जेनेरा के कुछ फंगाई हैं लाइक माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, कुछ ऐसे जेनेरा के फंगाई हैं जो कि रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। रिंग वॉर्म एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ है ह्यूमन मैन में, मतलब मेल इंडिविजुअल्स में हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पे ड्राई स्केली लेशंस यानी कि ड्राई स्केली निशान से दिखते हैं, जैसे कि स्किन पे, नेल्स पे, स्काल्प पे। ये रिंग वॉर्म के कॉमन हमारे मेन सिम्टम्स हैं। और ये जो निशान होते हैं, लेशंस होते हैं, वो मतलब उसमें खुजली और इचिंग वगैरह भी हमें देखने को मिलती है। एंड मोस्ट कॉमनली ये जो फंगाई है ग्रो करता है कब? मतलब माइक्रोस्पोरम वगैरह ये जो कॉज किया है, जिन्होंने रिंग वॉर्म कॉज किया है, वो फंगाई मेनली हमें हीट और मॉइस्चर, मतलब जहाँ गर्मी और नमी होगी वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन फोल्ड्स पे भी सर्वाइव कर पाते हैं, सच एज दोज इन दी ग्रोइन एंड बिटवीन द टोज। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, टोज एंड ग्रोन्स। एंड ये मेनली आता कहाँ से है रिंग वॉर्म? सॉइल से या फिर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की टॉवल यूज़ करने से या फिर क्लोथ्स यूज़ करने से, एंड इवन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कोम से भी। सो दीज फंगाई कॉज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म एक ऐसा कॉमन इन्फेक्शन है जो कि मेल्स में होता है और इसमें होता क्या है, कुछ लेशंस आ जाते हैं, ड्राई स्केली लेशंस आ जाते हैं हमारी बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स पे, लाइक स्किन पे, नेल्स पे, स्कैल्प पे, एंड जिसकी वजह से इचिंग वगैरह भी होती है। एंड ये होता किस वजह से, मतलब ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? सॉइल या फिर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के क्लोथ्स, टॉवल और कॉम्ब यूज़ करने से। अब इन्फेक्शियस डिसीज़ को कंट्रोल या प्रिवेंट करने के लिए मेनली क्या ज़रूरी है? मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। हाइजीन मेंटेन करना ऑब्वियसली ज़रूरी है ताकि हमें बीमारियां ना हो, एंड स्पेशली इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कैसे कर सकते हैं? हम अपनी बॉडी को क्लीन करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें क्लीन कंज्यूम करें, और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें, लाइक वेस्ट और एक्सक्रीटा का प्रॉपर जहाँ पे डिस्पोजल होना चाहिए वहीं डिस्पोज करें, कहीं इधर उधर ना करें। एंड वाटर रिजर्वर्स को पीरियडिकली क्लीन करें, एंड पूल्स को क्लीन करें पीरियडिकली, टैंक्स को क्लीन करें, ताकि हमें जो वाटर, फूड वगैरह है वो क्लीन एंड क्लियर मिले, मतलब जो कि फिट फॉर ड्रिंकिंग या ईटिंग हो वैसा हमें फूड मटेरियल मिले। सो मेनली यही चीज़ें हैं जो हमें इन्फेक्शियस डिसीज़ से बचा सकती हैं। हम खुद अपनी पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को अगर मेंटेन करेंगे तो हम डिसीज़ से बच सकते हैं ऑब्वियसली। अब कुछ एयरबॉर्न डिसीज़ भी होती हैं लाइक निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। इनमें क्या होता है? एयरबॉर्न डिसीज़ किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने से भी हो सकता है, या फिर उनकी बिलोंगिंग्स को यूज़ करने से, या फिर उनके बिलोंगिंग्स के कॉन्टैक्ट में होने से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे मलेरिया और फाइलेरियासिस कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं, तो इनको हम कंट्रोल और एलिमिनेट करना, इन वेक्टर्स को कंट्रोल एंड एलिमिनेट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ताकि उसकी मतलब ब्रीडिंग ना हो पाए और वो फिर इन्फेक्शन कॉज ना करे या फिर डिसीज़ कॉज ना करे। ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब वेक्टर के ग्रोथ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि आसपास कहीं भी पानी भरे ना ज़्यादा टाइम के लिए,
एंड स्पेशली अराउंड रेजिडेंशियल एरिया और हाउस होल्ड कूलर्स को हम रेगुलरली क्लीन करें, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें यानी कि मच्छरदानी यूज़ करें, और इसके बाद आता है इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करें अपने ड्रेनेज एरिया के आसपास। एंड इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज़ को भी हम वायर मैशेस मतलब जालीदार डोर्स एंड विंडोज़ होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट्स एंड ऑल एंटर ना करें एंड हमको इन्फेक्ट ना कर पाएँ। एंड जैसे जैसे टाइम के साथ साथ बायोलॉजिकल साइंस में भी एडवांसमेंट आ रहा है तो हम कुछ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स का भी यूज़ करते हैं टू कम्प्लीटली एरेडिकेट द डेडली डिसीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स। सो इसमें आता है एक टर्म बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है नए और सेफ वैक्सीन्स वगैरह को यूज़ करना, मतलब बायो और टेक को मिक्स करके नई नई चीज़ें बनाना ताकि ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर पाए एंड विदाउट डिसीज़ मतलब डिसीज़ फ्री आराम से सर्वाइव कर पाए। सो बायोलॉजिकल साइंस को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम चैप्टर 12 यानी कि आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है इम्यूनिटी। वो क्या होता है? इम्यूनिटी होता है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। मतलब किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की हमारी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है नॉन स्पेसिफिक टाइप की, यानी कि जैसे हमारी स्किन होती है तो स्किन एक फिजिकल बैरियर है। उसके बाद हमारे स्टमक में एसिड होता है, हमारे माउथ में सलाइवा होता है, ये कुछ टाइप के फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ल्यूकोसाइट्स यानी कि हमारे ब्लड में WBCs जो होती हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं वो एज अ डिफेंस काम करती हैं, सो दे आर सेलुलर बैरियर। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये तीन तरह की होती है। फिजिकल बैरियर जिसमें स्किन म्यूकस कोटिंग वगैरह आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें एसिड्स, स्टमक में एसिड जो होता है, माउथ में सलाइवा, आइज़ में टीयर्स, ये सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। उसके बाद सेलुलर बैरियर में जैसे WBCs हो गए जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ बैरियर्स या फिर 3 काइंड्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। एंड इन्नेट इम्यूनिटी होती क्या है? हमारे बर्थ के टाइम से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। सो दीज आर इन्नेट इम्यूनिटी। एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी? जो हम बाहर से विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बाहर से एक्वायर कर सकते हैं, सो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है पैथोजन स्पेसिफिक, जो कि मेमोरी बेस्ड होती है। इसका मतलब है जब हमारी बॉडी किसी भी पैथोजन को एनकाउंटर करती है सबसे पहली बार तो वो रेस्पॉन्स में प्राइमरी मतलब जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करता है सबसे पहली बार तो वो प्राइमरी रेस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी, जो कि बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। उसके बाद जब दोबारा वही पैथोजन एनकाउंटर करेगा तो तब क्या होगा? एक हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी या एनामेस्टिक रिस्पॉन्स शो होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मतलब पहले के जो एनकाउंटर था उसके बेसिस पे एक्ट करती है एंड उसको डिस्ट्रॉय, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं वो 2 स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट्स परफॉर्म करते हैं। एक है बी लिम्फोसाइट एंड एक है टी लिम्फोसाइट। 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज को कैरी आउट करते हैं। जो हमारा बी लिम्फोसाइट है वो एक प्रोटीन की आर्मी प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है बेसिकली। अब ये प्रोटीन्स जो हैं वो पैथोजन को पैथोजन से फाइट करने में हेल्प करती है। और ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं? ये खुद एंटीबॉडीज़ सीक्रेट नहीं करते हैं बट बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज सीक्रेट करने के लिए। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो कि पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर और पैथोजन से फाइट करती हैं, उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 छोटी लाइट चेन और 2 हैवी मतलब 2 लंबी लॉन्ग हैवी चेन, लाइट चेन और हैवी चेन, 2 तरह मतलब टोटल 4 चेन्स होती हैं हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर। तो एक एंटीबॉडी को हम H2L2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। अब इसके बाद ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे ब्लड के अंदर मिलती हैं। सो द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इम्यून एंटीबॉडीज़ हैं ये ब्लड के अंदर हैं, तो एंटीबॉडीज़ के रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जो कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं 2 तरह के, उनमें से एक है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब एक और तरह का रिस्पॉन्स होता है जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह सकते हैं या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कह सकते हैं, जो कि टी लिम्फोसाइट्स मीडिएट करते हैं। यानी कि टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो करना। अब 2 तरह की इम्यूनिटी होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब होस्ट किसी भी एंटीजन से एक्सपोज होता है तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं हमारी होस्ट बॉडी में। अब इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जब एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आने से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला। और जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली हमारे होस्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जाती हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी 2 टर्म्स क्या हैं? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है वैक्सीनेशन में अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी। यानी कि कोई भी इनएक्टिव या वीक पैथोजन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज वैक्सीनेशन, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। अगर कोई भी डेडली माइक्रोब इन्फेक्शन हो गया है जिसके लिए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूरी है, जैसे कि टिटनस में होता है, जब हम क्विकली टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को या फिर एंटीटॉक्सिन्स को डायरेक्टली हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीन होता है किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक एंटीजेनिक प्रोटीन्स को हम प्रिपेयर करते हैं इनएक्टिव या वीकेंड फॉर्म में,
तो उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। और इम्यूनाइजेशन होता है जब हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, मतलब क्विकली ऑन द स्पॉट हमें जब चाहिए होता है तो उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं।